नामवर शख्सियत शकीला रफ़ीक, उनके फ़न और शख्सियत शकीला रफ़ीक एक किताब मेरे पास है। इसको ज़ेरे निगरानी ये प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी उज़्मा एकेडमी कराची ने इसको शाया किया है। ये एक बहुत उम्दा किताब है इस लिहाज से कि इसमें आपकी बहुत शख्सियत को भी नुमायां किया गया है और आपके फ़न पे भी रोशनी डाली की है। आप शकीला रफ़ीक साहिबा की 3 किताबें हैं। ये 3 किताबें खुशबू के जज़ीरे, कतार में खड़ा आदमी और कुछ देर पहले नींद से, खूबसूरत नाम है, कुछ देर पहले नींद से। ये आपके अफसानों के मजमूए हैं। प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी और उनके मुआविनीन लिखा है इर्तज़ा हुसैन गौहर और प्रोफेसर सीमा सिराज। मुरत्तब व नाशिर मुर्तज़ा शरीफ, उज़्मा एकेडमी कराची। और इसमें हमें एक ही वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ये किताब 2001 में शाया हुई और ये मुझे जो मेरे पास आई है शकीला रफ़ीक साहिबा का लिखा हुआ है दस्तखत के साथ 3 जून 2003 से ये मेरे पास है, लेकिन इस पे बात करने का मुझे आज मौका मिल रहा है। इसमें उनकी शख्सियत के बारे में एक मिसाली माँ, सबसे पहले उनके 2 बच्चों के तासुरात हैं, बड़ी साहबजादी नाहिद खान का और उनके बेटे सैयद आमिर हसन ने अपनी माँ को एक मिसाली माँ करार दिया है। और ये वाकई अगर आप इनकी सवानी उम्री पढ़ें तो पता चलता है ये वाकई एक मिसाली और बेमिसाल ये माँ है कि इन्होंने इनके शौहर की कम उम्री में शादी हुई और शौहर की वफ़ात के बाद इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से संभाला और पाला और फिर अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ डाइजेस्टों में लिखा और अपने बाइज़्ज़त तरीके से किसी का एहसान नहीं लिया और अपने बच्चों की परवरिश की और किसी का एहसान लिए बगैर और अपना लिखने का अमल जारी रखा, पढ़ाई मुकम्मल की। फिर उन्होंने PIA में आप चली गई और वहाँ पे फिर डाइजेस्टों में लिखना छोड़ दिया। लेकिन उनकी पहली कहानी जो है वो सीप में छपी थी और उसके बाद इस किताब में उन तमाम रसाइल के नाम हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, जितने भी अदबी रिसाले जहाँ से भी निकलते हैं सबकी में आपकी कहानियाँ छपती रही हैं, क्योंकि बहुत 72 से आप लिख रही हैं और ये अमल जारी है आपकी। एक इसमें सबसे पहले प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी ने जो इसमें जीवन कथा आपके खुदनवीश सवाने हयात है और ये इसमें से अभी ये छपी नहीं है लेकिन इक़्तिबासात आपने इसमें दिए हैं, जितना उन्होंने हिस्सा मुकम्मल कर लिया है उसमें, तो उसमें अपने ख़ानदान के बारे में और सारे हालात लिखे हैं। फिर अफसाना निगारी का आपका आगाज़, इसमें बेशुमार तबसरे शामिल किए गए हैं। आपका जो ये 3 किताबें शाया हुई हैं इनके बारे में नक़ादों ने क्या कहा और उनकी राय शामिल की गई है और मुख्तलिफ अखबारों में क्या छपा। इसमें अंग्रेज़ी में आखिर में जो भी आपके बारे में रिव्यू छपे किताब पर और वो सब इसमें दर्ज किए गए हैं। और बच्चों के अलावा आपकी एक सहेली का बहुत अच्छा मजमून जो जिससे आपका करीबी ताल्लुक, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा मजमून लिखा है। इनका एक अफसाना शामिल किया गया है इसमें
اور افسانہ جو ہے وہ پڑھ کے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی دبی ہوئی سسکی ہوتی ہے، اسے لفظوں میں بیان کر دیا جائے، وہ افسانہ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کا انشائیہ جب میں نے پڑھا تو آپ ایک بہت ہی اندر سے جیسے بہت ہی ایک ہنستی کھیلتی شخصیت کے مزاح جن کے اندر سے پھوٹ رہا تھا، اور وہ دوسری طرف وہ شخصیت ہے۔ اب میں قریب سے نہیں جانتی، لیکن حالات انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اور وہ اس میں اس کی شخصیت، لیکن انہوں نے اپنی شخصیت کو قائم رکھتے ہوئے اس ادب کی ہر صنف میں لکھا۔ آپ تنقید نگار بھی ہیں، اور اس میں بہت سی انور سدید صاحب کا تبصرہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے افسانوں کی کتاب کچھ دیر پہلے نیند سے پڑھی تو وہ مجھے متعدد مرتبہ تخلیقی کرب سے دو چار نظر آئیں، لیکن طمانیت کی بات یہ ہے کہ افسانے کے اختتام پر یہ کرب ختم ہو جاتا ہے اور ایک گمبھیر آسودگی کی پوری کہانی پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے افسانوں میں شکیلہ رفیق نے زیادہ تر عورتوں کے مسائل کو اہمیت دی ہے۔ انہوں نے ابو الفضل صدیقی نے درست لکھا ہے کہ یہ کہانیاں اپنے جادو سے قاری کو مسحور کر دیتی ہیں۔ بقول عصمت چغتائی، شکیلہ رفیق کہانیاں لکھتی نہیں بلکہ سامنے بیٹھے ہوئے قاری سے باتیں کرتی ہیں۔ فن کی یہ معراج شکیلہ رفیق کے افسانے کی مسلسل تخلیقی ریاضت سے ہی حاصل ہے، اور میں اس کا معترف ہوں۔ احمد حمدانی کے تنقیدی جائزے، اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے آراء کا اظہار کیا ہے، اور اس میں معتبر افسانہ نگار عصمت چغتائی صاحبہ کی رائے ہے، پروفیسر عتیق کا تنقیدی جائزہ، اور شکیلہ رفیق کے افسانوی کردار اور حبس زدہ ماحول، یہ خالد سہیل کے تحریر کردہ تنقیدی جائزے۔ اس کے علاوہ جو پروفیسر آفاق صدیقی ہیں وہ اس میں ساتھ ساتھ ہیں کہ جو بھی کوئی تحریر ہوتی ہے اس پہ وہ تھوڑا سا اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا جائزہ لے کے اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں۔ اور جب وہ مثال کے طور پہ آپ کی ایک سہیلی کا بہت ہی اچھا سا مضمون اس میں شامل ہے تو اس میں وہ ساتھ ساتھ اس پہ تبصرہ بھی کرتے جاتے ہیں، تھوڑا سا لکھا پھر اس پیراگراف میں وہ یہ لکھتی ہیں، اس میں یہ، تو وہ ساتھ ساتھ انہوں نے اس تبصرے کو بھی شامل کیا ہے۔ اس میں رئیس امروہی صاحب کا ہے، نے لکھا ہے کہ شکیلہ رفیق اردو کی قلم کار اور رقم طراز خواتین میں امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں داستان سرائی کی قابل قدر صلاحیت موجود ہے، کہانیاں بے لاگ مشاہدے، دل فریب انداز بیان اور اثر آفرینی سے مالا مال ہیں۔ اس طرح یہ ایک پورا پھیلا ہوا ہے، ان کا طویل سفر، ادبی سفر جو ہے اس کی داستان کو اس کتاب میں سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے، آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ اس میں انشائیہ نگاری میں لکھا ہوا ہے کہ شکیلہ رفیق کی شناخت تو ادبی دنیا میں افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوئی، لیکن وہ صرف افسانوں تک محدود نہیں بلکہ انہوں نے دیگر اصناف ادب اور خصوصاً انشائیہ نگاری اور شاعری میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا جادو جگایا۔ اس وقت میرے سامنے ان کی انشائیہ نگاری کے کچھ نمونے کتابی صورت میں تو ابھی یہ انشائیہ منظر عام پر نہیں آئے، مگر ادبی جرائد اور کچھ اخبارات میں ان کی اشاعت ہوتی رہی ہے۔ مثلا ان کا ایک انشائیہ
अदीबों के मुकाबला हुस्न से ताल्लुक़ रखता है और जिसका उन्वान उन्होंने ये दिया है, अब हसीन अदीबों का मुकाबला हुस्न होगा। इस इंशाइए का इब्तदाइया मुलाहिज़ा फरमाइए। ये यहाँ तक ये प्रोफेसर साहब की राय है। अब वो उनका इंशाइया शुरू होता है कि अदब की तारीफ हम आज तक ना समझ सके कि बाज़ औक़ात ऐसे अफराद को भी अदीबों की फहरिस्त में शामिल देखा जिनकी एक सतर भी हमारे पल्ले ना पड़ी। यूं हम खुद बखुद छोटे अदीबों की फहरिस्त में आ गए। हमारे कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ कमबख्त फौरन लोगों की समझ में आ जाता है। एक आध अपने तई मुश्किल चीज़ लिख कर भेजी, मगर वो नाकाबिल इरशाद का लेबल लगाए वापस आ गई। पता नहीं क्यों बल्कि औरों की तो छप जाती हैं। लगता है कि उनकी मुदीरान से रिश्तेदारी है। अब हम जलकर यूं ही कहेंगे, और बदकिस्मती से हमारी पूरे पाकिस्तान में किसी से भी रिश्तेदारी नहीं। नसर की मुश्किल से मायूस होकर एक बार हमने एक मुश्किल गज़ल लिखकर एक पर्चे को रवाना कर दी। फिर जब लोगों ने आकर हमसे कहा कि आपने बड़ी मुश्किल गज़ल कही है, हमारी तो समझ में नहीं आया। फिर हमने खुशी से फूल कर कुप्पा होने लगे, नब्ज़ तेज तेज चलने लगी। बस अब हम बड़े अदीबों में शामिल होने ही वाले हैं। मगर हमारे अरमानों पर उस वक्त ओस पड़ गई जब एक नक्काद ने हमें ये दिल खराश खबर सुनाई कि वो सिरे से गज़ल ही नहीं है। लोग तो हमारी कामयाबी से यूं जलते हैं, हमेशा हसद करते आए हैं। जब कोई तहरीर हमसे बालातर हो और सर पे से गुजर जाए तो यही कहा जाता है। ये इब्तदाइया तंज के निश्तर भी रखता है और अहवाले वाकई के तौर पर अदबी माहौल की अदाओं का इजहार भी है। इसके बाद खुद चौंका देने वाली इस तमहीद की तफसील से ताल्लुक़ रखती है जो सतूर बाला में बयान की गई हैं। ये यहाँ फिर प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी की ये लाइनें आ गई। ये अगर शामिल इस तरह से ना होती तो ज़्यादा अच्छा था कि वो पढ़ते पढ़ते अचानक वो दरमियान में आ जाते हैं, लेकिन शायद ये ठीक हो। बहरहाल मुझे ये लगा कि एक मजमून पूरा उसी तरह। फिर आपकी शायरी का इसमें लिखा गया है कि कुछ नज़में हैं, कुछ गज़लें हैं। वो मिला और फिर बिछड़ भी गया, मैं तो अब तक उसी जहां में हूँ। क्यों मुझे छोड़ कर गया वो शख्स, खोई खोई उसी के ध्यान में हूँ। वो पलट कर ना आएगा, लेकिन क्या बताऊँ मैं किस गुमान में हूँ। वो मेरा है भी और नहीं भी है, बेयकीनी भी है, यकीन भी है। मिल भी जाता है, खो भी जाता है, दूर है और यहीं कहीं भी है। वो जब ख्वाब ही है मेरे लिए, क्या उसी ख्वाब से मैं प्यार करूं। गर मुयस्सर हो इल्तफात नज़र, जानो दिल उस पे मैं निसार करूं। ये किताब फन और शख्सियत मोहतरमा शकीला रफ़ीक साहिबा की, ये आपकी तस्वीर और ये 3 किताबें, खुशबू के जजीरे, कतार में खड़ा आदमी, कुछ देर नींद से पहले, शकीला रफ़ीक फन और शख्सियत। ये किताब सबीहा सबा urdumanzil.com।